मामला टैक्स देने का आता है तो मन में दो सवाल जरूर उठते हैं। पहला कि क्या टैक्स बचाने का कोई कानूनी तरीका है क्या, अगर है तो टैक्स बचा लें किसी तरीके से। दूसरा ये, अगर टैक्स देना ही है तो वाकई में नियम क्या है ताकि टैक्स की पूरी देनदारी जो बनती है वो हम टैक्स चुका दें, वरना टैक्स डिपार्टमेंट के नोटिस आने शुरू हो जाएंगे, झंझटें बढ़ जाएंगी। इन सवालों का जवाब देते हैं, इन उलझनों को दूर करते हैं अपने इस खास शो टैक्स गुरु में। और मैं हूं लक्ष्मण रॉय, और इस शो में आपके सवालों का जवाब देने के लिए, आपकी उलझनों को दूर करने के लिए टैक्स एक्सपर्ट होते हैं। इस बार जाने माने टैक्स एक्सपर्ट हैं बलवंत जैन साहब। बलवंत साहब, आपका स्वागत है CNBC आवाज़ में और हमारे इस खास शो टैक्स गुरु में। इस शो में जब मैं लोगों के सवाल ले रहा था तो दो तीन मुद्दे काफ़ी आए। पहली बात तो ये आया कि जो NRI हैं उनकी प्रॉपर्टी अगर भारत में है, उनको अगर बेचना चाहते हैं तो उस पर किस तरह के टैक्स की देनदारी बनेगी। दूसरा मुद्दा ये उठा, चूंकि ई रिटर्न फाइलिंग का अभी समय आ रहा है, क्या हर किसी को ई रिटर्न फाइल करना जरूरी है या फिर किसी तरह की इसमें रियायत दी गई है, किसी को छूट दी गई है। और तीसरा मुद्दा ये कि चूंकि प्रॉपर्टी के रेट काफ़ी ज़्यादा कम हो गए हैं तो कई सारे मामले में यह आए कि सर्कल रेट से कम प्रॉपर्टी की कीमत हो गई है। अगर सर्कल रेट से कम में प्रॉपर्टी खरीदते हैं या बेचते हैं उस पर टैक्स की देनदारी क्या बनेगी। इन्हीं मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे अपने इस शो में। लेकिन सबसे पहले सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करें। मैं जानना चाहूँगा बलवंत साहब से कि सर, ये जो सवाल आ रहे हैं कि NRI की प्रॉपर्टी अगर भारत में है और बेचना चाहते हैं तो किस तरह के कैपिटल गेन्स टैक्स बनेंगे, खासतौर से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स क्या होगा, इसके मोटे मोटे नियम क्या हैं, पहले ये समझा दें तो फिर लोगों के सवाल लेंगे। लक्ष्मण जी, जो इंडिया के सोर्स से जो भी इनकम होती है वो चाहे रेसिडेंट हो या नॉन रेसिडेंट हो, सबके लिए टैक्सेबल होती है। तो जहाँ तक प्रश्न नॉन रेसिडेंट की जो प्रॉपर्टी इंडिया में है उसके बेचने पे जो टैक्स होगा, तो इंडिया पे कोई भी प्रॉफिट होता है वो सबके लिए टैक्सेबल है। तो नॉन रेसिडेंट को भी जो प्रॉफिट होगा प्रॉपर्टी बेचने पे वो उनके हाथ में टैक्सेबल होगा। अगर वो प्रॉपर्टी उन्होंने 2 साल से ज़्यादा रखी है तो वो लॉन्ग टर्म गिना जाएगा, और अगर 2 साल से कम रखी है तो शॉर्ट टर्म गिना जाएगा। अगर वो लॉन्ग टर्म है तो NRI और रेसिडेंट सबके पास में ऑप्शन है टैक्स एग्जेम्पशन अवेल करने की। एक है सेक्शन 54 जिसमें आपका इंडेक्स करने के बाद में जितना गेन आता है वो आप रेसिडेंशियल हाउस में इन्वेस्ट कर दीजिए। एक 54 EC भी है, गेन ही इन्वेस्ट करना है, सेक्शन 54 है। हाँ। और दूसरा एक सेक्शन है 54 EC है, जिसमें आप 50 लाख रुपए तक 1 साल में बॉन्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। आज की तारीख, वहाँ पे भी आपको इंडेक्स गेन ही इन्वेस्ट करना है। आज की तारीख में रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन और नेशनल हाईवे अथॉरिटी, 2 ही अथॉरिटी स्पेसिफाइड है, परंतु ये बजट में प्रावधान आया है कि गवर्नमेंट चाहे तो और अथॉरिटीज को स्पेसिफाई कर सकती है, पर आज तक अभी कोई अथॉरिटी स्पेसिफाई नहीं की है। लेकिन अगर वो लेकिन नॉन रेसिडेंट चाहते हैं, इसमें मैं समझना चाहूंगा कि इसमें एक मुद्दा ये है कि अगर टैक्स की देनदारी मान लिया बनती भी है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स अगर बनता है तो टैक्स चुकाने का तरीका क्या होगा? क्या NRI चुकाएगा या फिर जो प्रॉपर्टी खरीद रहा है वो खुद वहीं पे TDS ले लेगा? देखिए, जो आपने सही प्रश्न पूछा, ये सेक्शन 195 है, उसमें प्रोविजन है कि अगर कोई भी रेसिडेंट अगर किसी नॉन रेसिडेंट को किसी भी तरह का भुगतान, टैक्सेबल भुगतान करता है तो उसको पहले जो एप्लीकेबल टैक्स रेट है उसके हिसाब से उनको TDS यहाँ इंडिया में काटना पड़ेगा। तो उनको सेक्शन 195 के हिसाब से TDS काटना पड़ेगा। अभी TDS कितना काटना पड़ेगा उसके लिए आपको जो सेलर है उससे डॉक्यूमेंट लेने पड़ेंगे। डॉक्यूमेंट से आपको उसका जो टैक्सेबल कैपिटल गेन है वो समझना पड़ेगा, उसका कंप्यूटेशन करना पड़ेगा। आगे मैं और ये जोड़ना चाहूँगा कि अगर नॉन रेसिडेंट खुद अगर पेमेंट करना चाहे तो वो खुद भी पेमेंट कर सकते हैं, परंतु जैसे ये जो रेसिडेंट खरीद रहा है इस केस में तो वैसे TDS कटेगा, तो 20% के हिसाब से उसको TDS काटना पड़ेगा। और अगर आपकी जो इनकम है 50 लाख और 1 करोड़ के बीच में है तो 10% का सरचार्ज और उसके ऊपर है तो 15% का सरचार्ज 20% में और ऐड करना पड़ेगा। मतलब इसमें इनकम का स्लैब देखना होगा, इसके हिसाब से आपकी टैक्स की देनदारी बनेगी। हालांकि आपने मोटे मोटे नियम तो बता दिए, लेकिन एक सवाल आया है गौरव अग्रवाल का, जो कि बेंगलुरु से हैं, हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़े हैं। मुझे लगता है उनका सवाल इससे जुड़ा है लेकिन थोड़ा सा ज्यादा तकनीकी है। गौरव साहब पूछें, क्या पूछना चाहते हैं? नमस्कार बलवंत जी। मेरा सवाल ये है कि मैं जो प्रॉपर्टी परचेज कर रहा हूँ वो NRI से परचेज कर रहा हूँ। अभी तक का जो नियम है कि मेरे को सेल कंसिडरेशन पे टैक्स डिडक्ट करना है। सो NRI के केस में क्या मैं कैपिटल गेन पे कंप्यूट करके देन आई कैन डिडक्ट द टैक्स और आई नीड टू डिडक्ट द टैक्स ऑन अ सेल कंसिडरेशन वैल्यू? First thing is this. Second, my question is that one of my friend who is also a CA, he told me that if seller is able to give me a
IRS form 6616 from the US, because the seller isn't from the US, and then I can compute that tax, deduct the tax based on the capital gain. Is it correct or not? देखिए गौरव जी, अभी मैंने जैसे बताया कि जो सेक्शन 195 में रेसिडेंट कोई भी पेमेंट करता है नॉन रेसिडेंट को, उनको टैक्सेबल इनकम है, टैक्सेबल पोर्शन पे भरना है। जैसे आपका क्वेरी है कि पूरे ग्रॉस कंसिडरेशन पे करना है क्या, नहीं, आप आपके जो सेलर है उनको रिक्वेस्ट कर दीजिए, तो वो आपको उनके जो परचेज का डॉक्यूमेंट है उससे आपको परचेज की कॉस्ट है, डेट है, और आप कितने में वो सेल कर रहे हैं, ये सब मिल जाएगा। तो आप इंडेक्स करने के बाद में जितना प्रॉफिट आता है उसके ऊपर आप 20% के हिसाब से TDS काट सकते हैं। आपको वो जो US से फॉर्म वगैरह लेने की भी ज़रूरत नहीं है। तो मुझे लगता है गौरव जी आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया। सो इट मीन्स मैं सेल कंसिडरेशन पे नहीं जाऊंगा, मैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो भी कैलकुलेट होगा उसके ऊपर TDS काट के एंड देन आई कैन मेक द पेमेंट। हाँ, आपको सेल कंसिडरेशन पे नहीं जाना। बलवंत जी, एक सवाल है अमरावती से अभिषेक कुमार जी का, जो हमारे साथ फोन लाइन पर है। अभिषेक जी पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं? हाँ बलवंत जी, नमस्ते। नमस्ते सर, मेरा सवाल ऐसा है कि मेरे छोटे भाई ने अभी PhD में एडमिशन के लिए बेल्जियम में एडमिशन लिया है, PhD के लिए। तो उन्हें वहाँ से स्टाइपेंड करीब 1600 यूरो की अमाउंट मिल रही है। अब आफ्टर डिडक्टिंग हिज एक्सपेंसेस ऑफ अराउंड 800 यूरोस, ही विल बी लेफ्ट विथ 800 यूरोस पर मंथ। तो सर मेरा सवाल ये था कि जो अभी 800 यूरो उनके पास बच रहे हैं, तो वो उनको डायरेक्ट किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं क्या? और अगर म्यूचुअल फंड में डायरेक्ट इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं तो इंडिया में वो अमाउंट आने के लिए चीपेस्ट मोड क्या होगा? और इंडिया में आने के बाद उस पैसे पे क्या उनको इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा क्या? देखिए अभिषेक जी, बारी बारी से जवाब देता हूं मैं। पहला प्रश्न आपका है कि उनको जो स्टाइपेंड मिल रहा है उसका क्या टैक्स पोजीशन है। क्योंकि आपके ब्रदर अभी गए हैं तो उनका जो इंडिया का स्टे करंट ईयर में 182 दिन से ज़्यादा नहीं होगा, तो जो स्टाइपेंड मिलेगा उनको या और दूसरी भी कोई भी इनकम वहाँ पे होगी वो पूरी तरह से एग्जम्प्ट है। दूसरा आपका प्रश्न कि ये जो यूरो का स्टाइपेंड मिलता है उसका खर्चा बचाने के बाद जो पैसा बचता है वो वहाँ से इन्वेस्ट कर सकते हैं क्या? इंडिया में आपको अगर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है तो आपको इंडियन रुपी में ही इन्वेस्ट करना पड़ेगा। क्योंकि आपके ब्रदर फेमा के लिए अभी भी रेसिडेंट है तो उनको कोई भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकता है, उसमें कोई समस्या नहीं है। परंतु वो जो यूरो है उनको वहाँ से आपके उनके जो यहाँ पे इंडिया में जो बैंक अकाउंट है उसमें रेमिट करना पड़ेगा। और पैसा की टैक्सेबिलिटी है वो पहली बार जब हाथ पे आता है तभी डिसाइड होता है। अभी पैसा उनका पहली बार तो उनको वहाँ बेल्जियम में ही मिला होगा, उसके बाद वहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र करेंगे, तो ये जो बाद वाला जो पैसा ट्रांसफ़र होता है उस पर इंडिया में कोई टैक्स लाइबिलिटी नहीं है। परंतु जो इन्वेस्ट करने के बाद में उस पर जो इनकम होगी वो इंडिया में टैक्सेबल होगी। और अगर ये कुल इंडिया इनकम उनकी अगर 2.5 लाख से ज़्यादा है तो उनको इंडिया में इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। दूसरा सवाल लेते हैं गुड़गांव से विनोद कपूर जी का, जो हमारे साथ फोन लाइन पे हैं। विनोद जी पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं बलवंत जी से? सर नमस्कार, मैं विनोद कपूर बोल रहा हूँ गुड़गांव से। मेरे क्वेश्चन था कि मेरी डॉटर की मैरिज हुई थी 2011 में। शी सेटल्ड इन, नाउ शी इज ए ब्रिटिश पासपोर्ट होल्डर, और she had opened her PPF account in 2006 when she was in service in 2011 till 2011 in India, and she has got 2-3 savings bank account है joint name with her mother and father. और मेरा क्वेश्चन था कि can I deposit ₹1? Now she settled in this British passport holder, she settled in London. तो मैं उसके अकाउंट में PPF में 1,50,000 रुपया एनुअली जमा करवा सकता हूँ, क्योंकि मेरा अपना भी PPF अकाउंट है और उसमें मैं 1.5 लाख रुपया ईयरली जमा करवाता हूँ। और सेकेंडली मेरा ये क्वेश्चन था कि उसने एक जीवन श्री पॉलिसी ले रखी है और वो 15-16 साल उसकी पेमेंट पीरियड खत्म हो चुका है और उसका 18 लाख रुपया मेच्योरिटी अमाउंट मिलेगा 2025 में। वो उसके ऊपर कोई टैक्स लाइबिलिटी वगैरह होगी या क्या है? और तीसरा ये है था कि उसका ये सेविंग अकाउंट जो है वो अपना वो चेंज कर सकती है कि एज ए शी कैन कंटिन्यू एज ए फर्स्ट होल्डर और शी कैन चेंज हर सेकंड और थर्ड होल्डर के नाम पे अगर आपस में चेंज हो, सॉरी एज ए सेकंड होल्डर इन द सेम अकाउंट। देखिए कपूर साहब, एक तो आपने 3 प्रश्न एक साथ पूछ लिए, याद रखना भी मुश्किल हो जाता है। मैं लास्ट वाले प्रश्न का पहले जवाब देता हूं। चूंकि आपकी डॉटर वहां सेटल हो गई है
और फेमा पर्पज के लिए वो नॉन रेसिडेंट हो गई है। उनके यहाँ पे इंडिया में जो भी अकाउंट है आपको बैंक को इंटीमेट कर देना चाहिए कि भाई मैं नॉन रेसिडेंट हो गई हूँ, तो वो बैंक है जो आपका जो बैंक अकाउंट है उसको एनआरओ अकाउंट डेजिग्नेट कर देंगे। एक प्रश्न था आपका पीपीएफ के बारे में कि आप पीपीएफ में पैसा डाल सकते हैं कि नहीं। कोई भी व्यक्ति फेमा में जब नॉन रेसिडेंट हो जाता है तो जो एग्जिस्टिंग पीपीएफ अकाउंट है वो चालू रख सकता है। नॉन रेसिडेंट नया पीपीएफ अकाउंट नहीं खोल सकता, परंतु जो पीपीएफ अकाउंट खोला हुआ है उसमें शुरू के जो 15 साल है उसमें कंट्रीब्यूट कर सकता है, परंतु 15 साल के बाद आप उसको एक्सटेंड नहीं कर सकते। और ये पैसा नॉन रिपेट्रिएबल है, मतलब आप सीधा इंडिया के बाहर नहीं भेज सकते, परंतु जो $10 मिलियन की जो नॉन रेसिडेंट को सालाना भेजने की छूट है उसके तहत भेज सकते हैं। जहाँ तक प्रश्न है कि आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, पीपीएफ के रूल्स ऐसा कहते हैं कि एक व्यक्ति एक से ज़्यादा खाते में कुल मिला से 1.5 लाख से ज़्यादा कंट्रीब्यूट नहीं कर सकता। आप जैसे कंट्रीब्यूट अपने खाते में कर ही रहे हैं तो आप 1.5 लाख पूरा का पूरा करें तो आप आपकी डॉटर के अकाउंट में आप 1.5 लाख रुपया कंट्रीब्यूट नहीं कर सकते, परंतु आप 1.5 लाख रुपए की गिफ्ट आपकी डॉटर को दे सकते हैं और आपकी डॉटर के बैंक अकाउंट में से आप 1.5 लाख का पीपीएफ में कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। आप आपकी डॉटर को जो गिफ्ट देंगे वो पूरी तरह एग्जम्प्ट है क्योंकि वो क्लोज रिलेटिव की डेफिनेशन में है। तीसरा प्रश्न जो आपकी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का है वो टैक्सेबल होगी या नहीं होगी, वो डिपेंड करेगा कि जो सम एश्योर्ड कितना है और सालाना प्रीमियम कितना है और पॉलिसी कभी ली गई है। अभी अगर पॉलिसी अभी ली गई है तो उस पर जो प्रीमियम है वो कोई भी साल में सम एश्योर्ड का 10% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर 10% से ज़्यादा नहीं है तो 2025 में जब ये पैसा आपके हाथ में आएगा तो सेक्शन 1010D के तहत ये पैसा पूरी तरह से उनके हाथ में टैक्स एग्जम्प्ट होगा। और जैसे मैंने बताया कि साल में $10 मिलियन आप नॉन रेसिडेंट भेज सकते हैं, तो ये पैसा आप ब्रिटेन में रेमिट भी करवा सकते हैं। चलिए वक्त एक छोटे से ब्रेक के बाद हम जानेंगे कि आखिर क्या सभी टैक्स पेयर्स के लिए ई रिटर्न फाइल करना जरूरी है या फिर किसी को इससे छूट मिलती है। लौटते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं खास शो टैक्स गुरु और टैक्स से जुड़ी हुई उलझनों को दूर करने के लिए हमारे साथ हैं खास मेहमान बलवंत जैन साहब। सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करें। इससे पहले हम आए कि इस सेगमेंट में मैंने देखा है कई लोग ये सवाल पूछ रहे थे कि आखिर ई रिटर्न फाइल करना क्या सबके लिए जरूरी है या फिर किसी को इससे छूट मिली हुई है। तो सबसे पहले बलवंत जी ये समझाएं कि आखिर ई रिटर्न फाइल करने के नियम क्या हैं और इसके तहत किन किन को ई रिटर्न फाइल करना जरूरी है। अभी देखिए लक्ष्मण जी, मैं बताता हूँ सबसे पहले तो कि किसको छूट है। जो भी व्यक्ति सुपर सीनियर सिटीजन है, मतलब जिनकी उम्र 80 साल या उससे ऊपर हो गई है पिछले साल में, तो उनको ई रिटर्न भरना जरूरी नहीं है। दूसरी कैटेगरी है जिनकी बिजनेस इनकम नहीं है, जो इनकम टैक्स का रिटर्न 1 या 2 भरते हैं और उनकी इनकम जो है वो 5 लाख से कम है, तो भी वो पेपर रिटर्न भर सकते हैं। परंतु अगर आप कोई इनकम टैक्स का रिफंड क्लेम कर रहे हैं तो आपको भले आपकी इनकम 3 लाख रुपए है तो भी आपको मैंडेटरीली ई रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। इसके अलावा बाकी जितनी भी कैटेगरी है जिनके बिजनेस इनकम है उनको इलेक्ट्रॉनिकली फाइल करना है। वेरिफिकेशन आप 3 तरीके से कर सकते हैं, डिजिटल सिग्नेचर से कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कोड से कर सकते हैं, या आपका जो ITR 5 है वो भेज सकते हैं। इसके अलावा आपका जैसे फॉरेन से कोई इनकम होती है, आपका फॉरेन में कोई असेट है या फॉरेन में कोई बैंक अकाउंट के आप सिग्नेटरी है, तो भी आपको मैंडेटरीली इलेक्ट्रॉनिकली फाइल करना पड़ेगा। पर साइन करने के लिए आपके पास तीनों ऑप्शन है। परंतु अगर आपकी बिजनेस इनकम है और अगर आपकी टैक्स ऑडिट होती है, मतलब आपका टर्नओवर स्पेसिफाइड लिमिट से ज़्यादा है, जैसे 2 करोड़ बिजनेस के लिए और प्रोफेशन के लिए 50 लाख है, तो आपको मैंडेटरीली ई रिटर्न फाइल करना पड़ेगा और उसको भी डिजिटली ही साइन करना पड़ेगा। आपके पास उस केस में दूसरी जो 2 विकल्प है वो मौजूद नहीं है।
बिल्कुल, ई रिटर्न फाइल करना लगभग सबके लिए ज़रूरी है, कुछ चुनिंदा लोगों को छोड़ करके। तो ई रिटर्न फाइल करने के तैयार होइए, समय पर ई रिटर्न फाइल कर दिया करिए। अगला सवाल लेते हैं सरोज बाला का, जो कि ईमेल के जरिए अपना सवाल भेजा है। वो 31 दिसंबर 2016 को रिटायर हो गई थी और 2016-17 के लिए जो भी टैक्स की देनदारी बनती थी उसे उन्होंने 15 मार्च से पहले चुका दिया था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि जिस संस्थान में वो काम करती थी वहाँ से 18,000 रुपये बकाया वेतन के तौर पर उनके पास आया 24 मार्च को, यानी 15 मार्च तक सारे टैक्स चुका दिए, 24 मार्च को उनके पास दोबारा से पैसा आया बकाया वेतन के तौर पर, लेकिन उस पर कोई टैक्स नहीं काटा गया था। अब ये जानना चाहती है कि ऐसे में टैक्स की गणना कैसे की जाए, टैक्स का कैलकुलेशन कैसे किया जाए और टैक्स की देनदारी कैसे बनती है। सरोज जी के लिए सीधा सा रास्ता है, उनकी जितनी भी इनकम है और उसमें ये 18,000 रुपये जो बाद में आया है वो जोड़ दीजिए, उसके ऊपर कितनी टैक्स की देनदारी बनती है और कितना 15 तारीख के पहले आपने भर दिया है, बाकी की जो देनदारी है वो आप इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल करें तभी आप पेमेंट कर सकते हैं। चूँकि ये रिटायर हुई है तो मैं प्रिज्यूम करता हूँ, मानता हूँ कि ये सीनियर सिटीजन होगी। सीनियर सिटीजन को एडवांस टैक्स पेमेंट की भी लाइबिलिटी नहीं है और उनके साथ कोई बिजनेस इनकम नहीं होगी। तो जब भी ये रिटर्न फाइल करें 31 जुलाई के पहले, तभी अपने जो बैलेंस जो बाकी का बचा हुआ टैक्स है वो देनदारी का निर्वाह कर सकती है और इन्हें बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। हालांकि जिस आसानी से आप सारी चीज़ों को समझा रहे हैं उसमें किसी को कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अगला सवाल लेते हैं लखनऊ के अमन का, जो कि ईमेल के जरिए उन्होंने सवाल भेजा है। वो एक प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं। इनके पिता एक HUF यानी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के कर्ता थे और पिता के निधन के बाद ये कर्ता बन गए उस फैमिली के। ये पैतृक निवास में रहते हैं और इसका जो भी किराया है वो HUF को दे देते हैं। अब ये जानना चाहते हैं क्या ये इनकम टैक्स कानून के तहत HRA क्लेम कर सकते हैं या नहीं। देखिए लक्ष्मण जी, HRA क्लेम करने के लिए सिंपल सी कंडीशन है कि आपको आपके एम्प्लॉयर से HRA मिलना चाहिए, आप रेंट का भुगतान कर रहे हैं और उस घर में ही रह रहे हैं और जो घर आपका नहीं है। HUF और जो अमन जी है वो दोनों अलग अलग टैक्स एंटिटी है। यह घर HUF पैतृक घर है, एंसेस्ट्रल घर है, HUF के नाम से है, HUF अलग टैक्स लाइबिलिटी है, टैक्स एंटिटी है, तो इनको बिल्कुल तकलीफ नहीं होगी। अपने HRA जो रेंट है वो अपनी HUF को पेमेंट कर सकते हैं और अपना एम्प्लॉयर को रेंट रिसीट या एग्रीमेंट वगैरह दे सकते हैं और HRA क्लेम कर सकते हैं। अभी एक्चुअली बॉम्बे ट्रिब्यूनल का एक डिसीजन भी आया था जिसमें एक डॉटर ने मदर को रेंट दिया था, पर उसमें सर जो परिस्थितियां थी वो शंकास्पद थी, इसके लिए ट्रिब्यूनल ने डिसअलाउ किया। ट्रिब्यूनल ने बोला कि अगर आप वो प्रूव कर सकते, उन्होंने एक्चुअली मदर को रेंट दिया है और वहां रहती थी तो ये अलाउेबल था। तो इनको भी अमन जी को कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। चलिए और भी सवाल लेंगे, लेकिन अभी एक वक्त है छोटे से ब्रेक का, कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि ब्रेक के बाद हम बताने वाले हैं अगर आपका सर्कल रेट से कम घर की कीमत है तो टैक्स की देनदारी कितनी बनती है और कैसे बनती है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और अगला सवाल लेते हैं यहाँ पे आशा गोयल जी का। इनका सवाल बहुत ही दिलचस्प है और काफ़ी रिलेवेंस भी है। वो ये कि वो एक प्रॉपर्टी बेचने जा रही हैं और उसकी कीमत उन्हें 42 लाख रुपए मिल रहा है, लेकिन इनका जो सर्किल रेट है उस प्रॉपर्टी का वो है 45 लाख रुपए। अब ये जानना चाहती हैं कि आखिर ऐसे मामले में कैपिटल गेन्स टैक्स कितने पर बनेगा, उसका कैलकुलेशन कैसे किया जाएगा, यानी उनकी प्रॉपर्टी की कीमत जो है सर्किल रेट से कम हो चुकी है। काफ़ी अहम सवाल है बलवंत जी। अभी करेक्शन है रियल एस्टेट मार्केट में, और जो स्टैम्प ड्यूटी रेडी रेकनर रेट है या जो जैसे सर्कल रेट नॉर्थ इंडिया में बोलते हैं वो हाई ज़्यादा है, तो बहुत सारे जो सेलर है वो ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। इनकम टैक्स एक्ट में तो सिंपल सबसे प्रोविजन है कि अगर आपकी एग्रीमेंट की वैल्यू स्टैम्प ड्यूटी के रेट या सर्कल रेट से कम है तो इनकम टैक्स पर्पज के लिए जो स्टैम्प ड्यूटी की रेट या सर्कल रेट है वो ही मानी जाएगी और आपको कैपिटल गेन भी उसी हिसाब से भरना पड़ेगा। मतलब ये 45 लाख की सर्कल रेट है तो इनकी जो कैपिटल गेन की कैलकुलेशन वगैरह है वो 45 लाख के हिसाब से ही होगी। इनके पास एक ऑप्शन है कि अपने इनकम टैक्स ऑफिसर को ये रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि मेरी वैल्यू का जो प्रॉपर्टी है उसकी वैल्यू है वो सर्कल रेट के हिसाब से नहीं है, आप उसका रिवैल्यूएशन करवा दीजिए। तो वैल्यूएशन ऑफिसर को केस रेफर कर सकते हैं, वैल्यूएशन ऑफिसर उस वैल्यू को वैल्यू करेगा और अगर वैल्यूएशन ऑफिसर के द्वारा किया गया वैल्यू आपका सर्कल रेट से कम आता है तो आपको राहत मिल जाएगी उतनी, और अगर वैल्यूएशन ऑफिसर का जो रेट है वैल्यू है वो अगर सर्कल रेट से ज़्यादा हो जाता है तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि जो मैक्सिमम कैप है
वो सर्कल रेट की है, परंतु जो बायर है उसको भी प्रॉब्लम हो जाएगा। सेक्शन 56(2) जो है आयकर अधिनियम का, वो बोलता है कि अगर आपने प्रॉपर्टी जो प्रॉपर्टी की सर्कल रेट है उससे अगर कम में खरीदा है तो जो डिफरेंस है, जैसे यहाँ इस केस में 3 लाख का डिफरेंस है, तो वो 3 लाख रुपया का जो बायर है उसके हाथ में गिफ्ट माना जाएगा। तो ऐसे केस में दोनों साइड की मार पड़ रही है, दोनों को 3-3 लाख रुपए पे टैक्स भरना पड़ेगा। तो ऐसे में चिंताजनक स्थिति है। काफी हद तक निर्भर करेगा कि वैल्यूएशन कैसा होता है, वैल्यूएशन ऑफिसर कितनी उस प्रॉपर्टी की कीमत दिखाता है। चलिए, बलवंत साहब का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने सारे सवालों का जवाब काफी आसानी से दिया, सरल भाषा में दिया। और टैक्स गुरु में फिलहाल इतना ही, फिर मिलेंगे और टैक्स गुरु से जुड़े जो भी सवाल हैं आप हमें भेजते रहिए। धन्यवाद।